मुगल साम्राज्य। जैसे ही ये नाम सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, लाल किला, बेशुमार दौलत और शानो शौकत, है ना? लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इसी शानदार और हाँ, काफी जटिल साम्राज्य की 500 साल की कहानी को सिर्फ 5 मिनट में समेटने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। स्कूल में या फिर अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो क्या कभी मुगल शासकों के नाम, वो भी एक के बाद एक, सही क्रम में याद रखने में मुश्किल हुई है? मतलब ये एक बहुत ही आम चैलेंज रहा है हम सबके लिए। तो इसका एक बहुत ही मजेदार और आसान सा राज है। ये ट्रिक भाजी सब्जी फॉर मासाप। जी हाँ, बिल्कुल। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर और लिस्ट चलती जाती है। पर ये ट्रिक सिर्फ नाम रटाने के लिए नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी की शुरुआत है। तो चलिए अब इन नामों के पीछे की कहानी में उतरते हैं। ऑलराइट, तो सफर शुरू करते हैं साम्राज्य के पहले दौर से। ये दौर था फतह का, जीत का और साथ ही साथ जबरदस्त संघर्ष का। ये वो वक्त था जब बाबर ने एक, कह सकते हैं, उथल-पुथल भरी नींव रखी और उसके बेटे हुमायूं को उस नींव पर टिके रहने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो सबसे पहले आते हैं बाबर। अब जरा सोचिए, इस इंसान की रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े और शायद सबसे खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ पिता के वंश से तैमूर और दूसरी तरफ माँ के वंश से चंगेज खान। जब विरासत ऐसी हो तो महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस महत्वाकांक्षा को उसने साबित किया 1526 में पानीपत की लड़ाई में। देखिए, सबसे कमाल की बात यह कि उसकी सेना बहुत छोटी थी और सामने थी इब्राहिम लोदी की एक विशाल फौज। तो सवाल यह है कि वो जीता कैसे? इसके पीछे दो जबरदस्त मिलिट्री टैक्टिक्स थीं। पहली, तुलगमा रणनीति, मतलब दुश्मन को किनारों से दोनों तरफ से घेर लो, और दूसरी उस्मानी विधि। इसमें वो बैलगाड़ियों की एक लाइन खड़ी करके उनके बीच में तोपें रख देते थे, एक तरह का चलता फिरता किला, जिससे दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया जा सके। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। अब देखिए, नाम का मतलब है भाग्यशाली, पर किस्मत ऐसी थी कि उसकी पूरी जिंदगी मुसीबतों की एक लंबी दास्तां बन गई। एक इतिहासकार हैं स्टेनली लेन पूल, उन्होंने बहुत सही बात कही थी। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उससे बाहर हो गया। और ये लड़खड़ाहट मतलब उसकी हरकतों में साफ दिखती है। पहले तो उसने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटकर खुद को कमजोर कर लिया। फिर चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी से इतनी बुरी तरह हारा कि एक भिश्ती, मतलब पानी भरने वाले की मदद से नदी पार करके जान बचानी पड़ी। 15 साल तक दर बदर भटकता रहा और जब सिंहासन वापस मिला भी तो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। सच में उसके नाम और उसकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए अब इस संघर्ष के दौर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साम्राज्य के शिखर पर, उसके स्वर्ण युग में। ये वो दौर था जब अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासकों ने मुगल सल्तनत को उसकी असली बुलंदियों पर पहुंचाया। और इस सुनहरे दौर की शुरुआत होती है अकबर से। देखिए, अकबर की महानता सिर्फ जमीनें जीतने में नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में थी, उसकी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज में थी। सोचिए, उसने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा बंद की, फिर गैर मुसलमानों पर जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसे खत्म किया, और सबसे बड़ा कदम 1564 में जजिया कर को पूरी तरह से हटा दिया। इन्हीं सब कदमों ने इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वो सम्राट जो ज्ञान, धर्म और फिलॉसफी पर घंटों तक विद्वानों से बहस करता था, जिसने बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनवाईं, वो खुद निरक्षर था। जी हाँ, वो पढ़ लिख नहीं सकता था। वो दूसरों से किताबें पढ़वा कर सुनता था और सीखता था। ये दिखाता है कि सीखने की असली लगन किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर और फिर पोते शाहजहां ने कला को मतलब एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जहांगीर का दौर था पेंटिंग का स्वर्ण युग। उसके समय में प्रकृति, फूल पत्तियों, जानवरों के इतने सजीव और डिटेल्ड चित्र बनाए गए कि आज भी देखकर हैरानी होती है। और फिर आया शाहजहां का दौर, जो बना वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का शिखर। उसने दुनिया को संगमरमर से तराशी हुई वो बेमिसाल इमारतें दी जिन्हें आज हम मुगल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। और उन्हीं इमारतों में सबसे खास ताजमहल। इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे? पूरे 22 साल।
ये नंबर सिर्फ वक्त नहीं बताता, ये शाहजहां के जुनून और उस वक्त के मुगल साम्राज्य के पास मौजूद बेहिसाब संसाधनों की भी गवाही देता है। तो अब हम आते हैं कहानी के एक और अहम मोड़ पर, आखिरी महान मुगल शासक औरंगजेब के दौर में। ये वो समय था जब साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला, सबसे विशाल। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। इसी विस्तार ने कहीं ना कहीं उसके पतन के बीज भी बो दिए थे। अब औरंगजेब का नाम आते ही जो पहली बात दिमाग में आती है वो है उसकी धार्मिक कट्टरता। ये सच है कि उसने अकबर की कई नीतियों को पलट दिया और 1679 में जजिया कर दोबारा लगा दिया। लेकिन रुकिए, अब जरा इस ग्राफ पर एक नजर डालिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद पूरी तस्वीर को थोड़ा बदल दे। जिस औरंगजेब को असहिष्णु कहा जाता है, उसके शासन में मुगल सेना में हिंदू कमांडरों का प्रतिशत पता है कितना था? 33%। और सहिष्णु अकबर के दौर में ये प्रतिशत 22% था। जी हाँ, औरंगजेब के समय में ज्यादा। तो ये है औरंगजेब का सबसे बड़ा विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ औरंगजेब। एक तरफ वो एक कट्टर धर्मनिष्ठ मुसलमान था जिसने इस्लामी कानून सख्ती से लागू किए, लेकिन दूसरी तरफ अपने इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए उसे शायद किसी भी दूसरे मुगल बादशाह से ज्यादा हिंदू सेनापतियों और प्रशासकों पर निर्भर रहना पड़ा। ये धार्मिक विश्वास और राजनीतिक जरूरत के बीच का एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ संतुलन था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मुगल साम्राज्य की विरासत को हम देखें कैसे? ये कहानी सिर्फ सफेद या काली नहीं है, ये अच्छाई और बुराई दोनों के धागों से बुनी हुई है। एक तरफ उन्होंने हमें दिया ताजमहल और लाल किले जैसा आर्किटेक्चर जिसे भुलाया नहीं जा सकता, मनसबदारी जैसा एक सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और कला साहित्य का एक सुनहरा दौर। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उनकी कहानी भरी हुई है गद्दी के लिए हुए खूनी झगड़ों से, साम्राज्य को फैलाने के लिए लड़ी गई उन लड़ाइयों से जिन्होंने खजाना खाली कर दिया, और हाँ, धार्मिक असहिष्णुता के दौर से भी। तो सवाल वहीं आकर रुकता है कि ये महान मुगल आखिर थे कौन? एक शानदार साम्राज्य के निर्माता, या फिर अपनी ही चमक दमक और विस्तार के बोझ तले अपने पतन की कहानी लिखने वाले लेखक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में तलाशा जा रहा है।